वेलकम टू साइंस प्लग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के चंद न्यूमेरिकल्स। तो आए इनको स्टार्ट करते हैं। एग्जांपल्स और न्यूमेरिकल्स मैं आपको बताता हूँ कि इनकी टेक्निक्स क्या होती है और मैं पूरे सॉल्व करके दिखाऊंगा आपके, ताकि आपको पता लगे कि हम इनको कैसे सॉल्व कर सकते हैं तफसील के साथ, और वहाँ से शॉर्टकट्स बनाना आपको खुद ब खुद आ जाएगा। तो आए देखते हैं जी। ये एक न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है। देखें, द 20 सेंटीमीटर वायर कैरिंग द 10 एम्पेयर करंट प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड of 0.3 Tesla. If the wires make an angle of 40 degree the direction of magnetic field find. अब सारा डाटा इसमें दे दिया गया है। लेंथ वायर की है, आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर, जिसको हमने बेसिक यूनिट में कन्वर्ट किया। करंट 10 एम्पेयर है, मैग्नेटिक फील्ड 0.3 और एंगल जो है वो 40 डिग्री है। तो ये सीधा फार्मूला इसमें लगेगा, F इज इक्वल टू आई एल बी साइन ऑफ एल्फा, क्योंकि 4 से क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, बी और एल का, तो इसलिए साइन ऑफ एल्फा इसमें इंट्रोड्यूस होता है। तो हम ये देख सकते हैं इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं सारी, ये मैंने तमाम वैल्यूज पुट करके ये जवाब इसका निकाला 0.293। नेक्स्ट एग्जांपल देखें जी। मैग्नेटिक फील्ड इन करंट अ सर्टन रीजन, किसी भी रीजन। अब मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे देखें वेक्टर फॉर्म में दी गई है। इस एग्जाम्पल का सबसे अहम पार्ट यही है कि ये वेक्टोरियल फॉर्म में है। यूनिट भी उसके वेबर पर मीटर स्क्वायर लिख दिए गए, वेबर पर मीटर टेस्ला के बराबर ही होते हैं। हाउ मच फ्लक्स पास थ्रू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ द लूप। तो असल में हमें अब पता लग गया कि हमें एरिया और बी दे दिया गया। तो एरिया ऑफ द लूप इन द रीजन एक्स वाई प्लेन, तो ये भी आपको बता दिया गया, यानी एरिया की डायरेक्शन भी दे दी गई। अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसकी वेक्टर एरिया आपको पता होना चाहिए कि जी प्लेन की तरफ होगा। तो ये हमारे पास आ गया, और यहाँ से सीधा फार्मूला आएगा बी डॉट ए। और आप देख सकते हैं कि ये 2012 लाहौर बोर्ड में आया हुआ है। तो ये हमारे पास हो गया, और ये सीधा सीधा इसका डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, क्योंकि फ्लक्स जो है वो बी और ए का डॉट प्रोडक्ट होता है। तो थर्ड एग्जांपल देखें। अ सोलेनोइड of 15 centimeter long, 300 tons of wire, current carrying 5 ampere through what is the magnitude of magnetic field inside the solenoid. Inside solenoid आपको पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है और फील्ड कांस्टेंट भी होती है। तो लेंथ दे दी सोलेनोइड की, नंबर ऑफ टर्न्स दे दिया और करंट भी दे दिया। म्यू नॉट, इसमें परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। तो ये आपको ज़बानी याद रखना पड़ेगा, तब ही आप आगे चल के इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो जो स्मॉल एन है वो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। तो यहाँ से हमने स्मॉल एन भी निकाल लिया, नंबर ऑफ टर्न्स भी है और लेंथ भी है। तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ 2000 पर मीटर है हमारे पास। तो और यहाँ पे हमने बी की वैल्यू लगाई, ये फार्मूला लगा हुआ देखें, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अब एन की वैल्यू भी है हमारे पास और म्यू नॉट की वैल्यू भी है। तो आप ये देख सकते हैं ये हमने यहाँ पे प्रॉपर लगा दिया और ये बी की वैल्यू निकल आई हमारे पास। इसी तरह आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास है फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन अ रेट ऑफ 2 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। यानी कि ये न्यूमेरिकल हमें बता रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन को हमने मैग्नेटिक फील्ड में प्रोजेक्ट किया और वो प्रोजेक्ट करने के बाद इस स्पीड से घूमने लगा, और जिस मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रोजेक्ट किया है वो 1.2 × 10⁻³ टेस्ला है। तो तमाम गिवन डाटा लिख दिया गया। अब इलेक्ट्रॉन, जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन बोले, फौरन से बेशतर हमारे दिमाग में इलेक्ट्रॉन का मैस और चार्ज आ जाना चाहिए। चाहे वो प्रोटॉन बोले प्रोटॉन का मैस, और अगर वो इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन का मैस। तो यहाँ से अब E/m का फार्मूला लगाते हैं हम। E/m चार्ज टू मैस रेशो क्योंकि निकालनी है, V/BR। तो V/BR से हमने R उसका रेडियस फाइंड आउट करना है, जैसा कि उसने पहले ही जुमले में बोला, फाइंड द रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। तो हमने ये देखे रेडियस का फार्मूला बनाया, तमाम वैल्यूज लिख दी। इसके लिए शॉर्टकट ये है कि पहले 10 रेज की पावर्स को आप तमाम की तमाम 10 की पावर्स को अलग कर लें, और बाद में जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये बगैर कैलकुलेटर के भी आप सॉल्व करने के काबिल होंगे अगर आपने 10 की पावर्स को रिजॉल्व कर लिया। तो ये इसका यहाँ हमारे पास आंसर होगा। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 है हमारे पास। यहाँ एन अल्फा पार्टिकल रेंजिंग इन द स्पेस। अब ये उसकी स्पीड दे दी गई है, रेंज, स्पीड रेंज दे दी गई है, और अगर अल्फा है तो फिर पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज है। एंटर इनटू द वेलोसिटी सेलेक्टर
अब वेलोसिटी सिलेक्टर का ये प्रिंसिपल है कि उसमें इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होती हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों बराबर होती हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड भी दे दी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी, और जब आप मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स को बराबर करेंगे तो वेलोसिटी का फार्मूला E/B निकलेगा आपके पास, ये याद रखिएगा। तो जब ये E/B निकल आया तो हमने यहाँ पे सीधी सीधी वैल्यू पुट की और वेलोसिटी निकाल ली। तो यही वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रिंसिपल है। व्हाट इज द शंट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस द गैल्वानोमीटर। शंट रेजिस्टेंस असल में क्या होती है, वो छोटी रेजिस्टेंस जो आप गैल्वानोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए उसके साथ पैरेलल लगाते हैं, उसको हम कहते हैं शंट रेजिस्टेंस। तो यानी ये कन्वर्जन का न्यूमेरिकल है जिसमें हम गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एक एमीटर में, और उसकी रेजिस्टेंस है गैल्वानोमीटर की 50 ओहम, और जिस स्केल पे हम उसे कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी हम गैल्वानोमीटर को बनाना चाहते हैं कि वो 2 मिली एम्पेयर की डिफ्लेक्शन काउंट कर सके। तो और 2 मिली को वो करता है 10 एम्पेयर की डिफ्लेक्शन का रेंज बनाना चाहते हैं, यानी इतना बड़ा गैल्वानोमीटर बने कि वो 10 एम्पेयर तक करंट नाप सके। तो गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 ओहम, गैल्वानोमीटर की करंट की कैपेसिटी 2 मिली एम्पेयर, और कन्वर्ट किस में करना चाहते हैं, 10 एम्पेयर में। तो शंट निकालना है। याद रखिए, शंट रेजिस्टेंस जितनी छोटी होगी गैल्वानोमीटर की रेंज उतनी ज़्यादा होगी, और उसके लिए ये फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं, शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू IG फॉर गैल्वानोमीटर करंट, I माइनस IG इंटू RG इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर। तो यहाँ सिंपल वैल्यू पुट की तो हमारे पास जवाब आ गया 0.01 एम्पेयर। 0.01 एम्पेयर हमारे पास जवाब आ गया। आप देख सकते हैं कि यहाँ ये जवाब इंतहाई जो है वो अहम होगा हमारे लिए। तो अब हम हल करते हैं 14.1 प्रॉब्लम से। तो 14.1 जो प्रॉब्लम है वो हमारे पास चल रही है कुछ इस तरह कि हम 14.1 प्रॉब्लम में देखते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट विल कॉज द मैक्सिमम फोर्स। अब फोर्स की वैल्यू भी दे दी, मैग्नेटिक फील्ड पूछी और 20 सेंटीमीटर लॉन्ग कंडक्टर है जो 10 एम्पेयर करंट जिसमें से जा रहा है। अब क्योंकि उसने कहा कि मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स तो F इज इक्वल टू ILB साइन ऑफ थीटा होगी। तो साइन 90 डिग्री है, इसका मतलब फोर्स तो तभी मैक्सिमम होगी। तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ ILB नजर आ रहा है, यहाँ पे B की वैल्यू निकालनी है। तो सीधा सीधा बिल्कुल एक फार्मूला आपको नजर आ रहा है हमारे पास, और ये आप देख सकते हैं कि ये न्यूमेरिकल की वैल्यू हमने निकाल ली 3.5 10⁻³ टेस्ला, और इसको मिली टेस्ला भी बोल सकते हैं, यानी 3.5 मिली टेस्ला। तो सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं, हाउ फास्ट मस्ट बी अ प्रोटॉन मूव इन अ मैग्नेटिक फील्ड 2.5 × 10⁻³ टेस्ला सच दैट द मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। असल जो की पॉइंट है वो यही है कि मैग्नेटिक फोर्स और जो है वेट बराबर हो गया है। असल जो चीज है वो यही, बाकी वो प्रोटॉन कह रहे हैं, तो प्रोटॉन के बारे में उसका मैंने पहले भी बोला है कि प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन कहे तो हमें उसका जो है मैस और चार्ज फौरन हमारे दिमाग में आना चाहिए। और प्रोटॉन का हमने क्या निकालना है जी, हमने निकालनी है उसकी स्पीड। तो ये मैग्नेटिक फोर्स है जैसा कि आपको नजर आ रही है। और नेक्स्ट चलते हैं हम, तो हम इसका देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ ये क्योंकि मैक्सिमम फोर्स है तो 90 डिग्री आ गया, और ये साइन 91, और इसी तरह ये उसका वेट हो गया FD, F इज इक्वल टू mg। तो हमें न्यूमेरिकल में ही बताया गया है कि वेट और मैग्नेटिक फोर्स बराबर है, तो बराबर है तो उनको कंपेयर किया, और कंपेयर करके हमने जो फॉर्मूला बनाया वो V इज इक्वल टू mg/v हो गया, BQ हो गया, यानी mg इज इक्वल टू QVB रखेंगे, mg इज इक्वल टू QVB, और वहां से v की वैल्यू निकालेंगे। अब देखें, मैस ऑफ प्रोटॉन यूनिवर्सल कांस्टेंट है, GB यूनिवर्सल कांस्टेंट है, और 2.5 जो है मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत थी वो गिवन है, और 1.6 10⁻⁹ कूलम जो कि प्रोटॉन का चार्ज होता है वो भी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है हमारे पास। तो जब इन तमाम चीजों की वैल्यू लगाई तो हमने
ये न्यूमेरिकल की वैल्यू निकाल ली 4.09 10⁻⁻5 एम्पेयर मीटर पर कूलम। और ये देखें कि ये हमारे पास बराबर होगा मीटर पर सेकंड के। तो ये न्यूमेरिकल हो गया। थर्ड न्यूमेरिकल है वेलोसिटी सिलेक्टर का। तो वेलोसिटी सिलेक्टर का असूल मैंने पहले भी बताया है इसकी थ्योरी पढ़ाते हुए कि वेलोसिटी सिलेक्टर का प्रिंसिपल ये है कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बराबर और अपोजिट हों। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स बराबर और अपोजिट हों। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी गिवन है और मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है। तो जब दोनों गिवन है तो उन दोनों को कंपेयर करेंगे। जब आपस में कंपेयर करेंगे ई को और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस को, F इज इक्वल टू क्यू वी बी और F इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, जब इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी का फार्मूला बन जाएगा E ओवर बी। तो यहाँ पे 10,000 वोल्ट पर मीटर हमें गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड और 0.3 टेस्ला गिवन है मैग्नेटिक फील्ड। जब हमने इसको सॉल्व किया तो 0.33 इंटू 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड न्यूमेरिकल निकल आया। फोर्थ न्यूमेरिकल है अ कॉइल ऑफ 1.1 इंटू 1.1 मीटर एंड 200 टन। अब ये 1.1 इंटू 1.1 असल में ये एरिया बना रही है इसकी, और एक सॉलिनॉइड है क्योंकि तो 200 टन है उसके, और उसमें करंट कितना जा रहा है 0.1 मिली एम्पियर। प्लेस्ड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 0.1 टेस्ला। कैलकुलेट द मैक्सिमम टॉर्क। अब मैक्सिमम टॉर्क निकालना है तो इसका मतलब ये हुआ कि साइन ऑफ कॉज ऑफ अल्फा जो है वो 0 होगा। कॉज ऑफ अल्फा 0 होगा। तमाम गिवन डाटा आप देख सकते हैं, जहां कर्सर मूव कर रहा है वो गिवन डाटा है, ये उसका फार्मूला है। और इसको आप बीना के नाम से भी याद रख सकते हैं। मैंने इसको जानबूझ के ऐसे लिखा BINA, यानी बीना कॉज ऑफ अल्फा। तो कॉज 0 होगा, या सॉरी अल्फा 0 होगा, अल्फा 0 तो कॉज 0 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे बाकी तमाम वैल्यूज आपको सीधी सीधी गिवन है, फार्मूले को मोल्ड भी नहीं करना, और वैल्यूज पुट करके 10 की पावर्स की सूरत में ऐसे 2 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर आप टॉर्क निकाल लेंगे। इसी तरह ये बड़ा अहम न्यूमेरिकल है एक, आप देख सकते हैं। अ पावर लाइन ऑफ 10 मीटर हाई कैरीज द 200 एम्पीयर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ऑन ग्राउंड। यानी वो कह रहा है एक तार है जो जमीन से 10 मीटर की हाइट पर है और उसमें से करंट जा रहा है कितना, 200 एम्पीयर का। तो आप बताएं कि उस 200 एम्पीयर की वजह से जमीन पर कितनी मैग्नेटिक फील्ड आपको डिटेक्ट होगी। तो यहाँ पे B इज इक्वल टू μ0 NI, यानी अब हमें पता लग गया कि हमें परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू भी चाहिए। तो ये हमने लगाई, और क्योंकि जमीन के ऊपर है वो वायर और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सर्कुलर फॉर्म में हो के जमीन तक आती है, तो इसलिए ये μ0I ओवर 2πr हो गया। ये 2πr, r वो फासला है जिस फासले पे हुआ है, यानी 10 मीटर। तो यहाँ पे μ0 की वैल्यू लगाएंगे, ये लगा दी हमने, और 3.14 ये इसकी वैल्यू भी लगा दी। अगर आप चाहें यहाँ पे और भी आसानी कर सकते हैं, वो इस तरह क्या μ0 की वैल्यू एज इट इज 4π इंटू 10⁻⁷ ही लगाएं, तो नीचे से 2π और ऊपर से μ0 का 4π कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बगैर कैलकुलेटर के जवाब जो निकलेगा वो 40 इंटू 10⁻⁷ वेबर पर मीटर स्क्वायर निकल आएगा। इंतहाई आसान न्यूमेरिकल है। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि इसमें तो कैलकुलेटर भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ये देखें हमारे पास, यू आर आस्क्ड टू डिजाइन अ सॉलिनॉइड। आपको एक सॉलिनॉइड डिजाइन करने के लिए कहा गया जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होनी चाहिए 0.1 टेस्ला, और उसमें से करंट 10 एम्पीयर से ज्यादा एक्सीड ना करे। तो कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ बताएं कितना होगा, यानी स्मॉल m कितना रखा जाए। याद रखिएगा जब भी सॉलिनॉइड का न्यूमेरिकल आएगा तो सॉलिनॉइड की जो मैग्नेटिक फील्ड है B इज इक्वल टू μ0 NI होगी। तो आपको परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू हर बार रिक्वायर्ड होगी, और परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू जो है ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। तो आपको यूनिवर्सल कांस्टेंट ज़बानी याद रखना होता है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू लगाई, ये स्मॉल n हमें निकालना है, तो इसी फार्मूले में वैल्यू लगाएंगे, ये देखें, और इस तरह हम ये हल करेंगे तो ये 7.96 10⁻³ आ गया। क्योंकि न्यूटन पर मीटर है तो ये पर यूनिट लेंथ है, ये नीचे मैंने लिख भी दिया, देखें आप इसको देख सकते हैं। यानी ये कितने हैं, 7,960
टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ। सेवंथ न्यूमेरिकल है व्हाट करंट शुड बी पास थ्रू द सोलिनॉइड इज 0.5 मीटर। अब सोलिनॉइड है 0.5 मीटर लॉन्ग है और 10,000 उसमें टर्न है कॉपर वायर का है, और वो कह रहा है विल, और इसमें से मैग्नेटिक फील्ड है 0.4 टेस्ला। तो आप उसने आपको शुरू में बता दिया कि आपको करंट निकालना है। फार्मूला अभी भी यही लगेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, फार्मूला यही लगेगा, लेकिन एन आपको पता होना चाहिए। स्मॉल एन क्या होता है, मैं बार बार बोल रहा हूं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 10,000 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 20,000 हो गए। तो यहां पे करंट की वैल्यू हमने B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई से निकाली और यहां ये वैल्यू पुट कर दिया। आप 20,000 को भी 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 रेज टू पावर 4 लिख सकते हैं। जब आप वो अप्लाई करेंगे तो ये तकरीबन 16 एम्पेयर करंट यहां निकल आएगा। मैंने पूरा न्यूमेरिकल इसीलिए वैल्यू पुट करके सॉल्व किया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है 14 गिलवानोमीटर का है। गिलवानोमीटर हैविंग द इंटरनल रेजिस्टेंस, ये गिलवानोमीटर की रेजिस्टेंस है 15 ओम और वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन देता है 20 मिली एम्पेयर पे। ये गिलवानोमीटर का करंट है। इट इज टू बी कन्वर्टेड, अब गिलवानोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हैं एम मीटर में और उसकी रेंज होनी चाहिए 10 एम्पेयर। गिलवानोमीटर कभी भी एम्पेयर्स में करंट कैलकुलेट नहीं करता बल्कि मिली एम्पेयर में करता है। तो आम जिंदगी में तो मिली एम्पेयर बहुत छोटा करंट है, तो हमें एम मीटर की जरूरत पड़ती है। तो ये एम मीटर को कन्वर्ट करना है। असल में वो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछ रहा है। आर जी भी दे दिया, आई जी भी दे दिया, और यहां पे उसने जिस रेंज का एमीटर बनाना है वो रेंज ऑफ करंट भी दे दी। तो हमें शंट रेजिस्टेंस निकालनी है। याद रखिएगा, मैं ये पढ़ाते हुए भी बता चुका हूं कि शंट रेजिस्टेंस जितनी स्मॉल होगी एम मीटर की रेंज उतनी ही ज्यादा होगी। तो ये फार्मूला आ गया उसका, आई जी आर जी माइनस डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। तो ये सीधी वैल्यूज लगेंगी इसमें और 0.03 ये शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकल आएगी इसमें। नाइन्थ न्यूमेरिकल है जी, देखें द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वानोमीटर इज 50 ओहम एंड रीड फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद करंट 20 मिली एम्पेयर। यानी अब गैल्वानोमीटर की रेजिस्टेंस 50 दे दी और अब मिली एम्पेयर में जो करंट दिया वो कितना दिया, यानी गैल्वानोमीटर का करंट 2 मिली एम्पेयर। और अब वो कह रहा है कि इसको आपने 200 वोल्ट के वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है, यानी एक ऐसा वोल्ट मीटर बनाना है इसको जिसकी रेंज 200 वोल्ट हो, यानी वो 200 वोल्ट तक पढ़ सके। तो ये वही वैल्यूज हैं जैसा कि आपको नजर आ रही हैं, गैल्वानोमीटर का करंट और उसकी रेजिस्टेंस। और यहां आप देख सकते हैं कि रेंज ऑफ वोल्ट मीटर 200 वोल्ट बनाना है हमें। तो हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू, जैसे मैंने बोला कि एमीटर जितना ज्यादा स्मॉल होगा, जितनी उसकी शंट रेजिस्टेंस स्मॉल होगी, एमीटर की रेंज उतनी ज्यादा होगी। बिल्कुल उसी तरह आप ये देख सकते हैं कि जितनी यहां हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू हाई होगी, गैल्वानोमीटर की रेंज उतनी ज्यादा होगी। तो ये उसका फार्मूला, ये आप देख सकते हैं। इस फार्मूले में सीधी वैल्यूज पुट करें और हाई रेजिस्टेंस कितनी उसके साथ सीरीज में लगानी पड़ेगी आपको, ये हमें नजर आ रहा है 99,950 ओहम्स, यानी ऑलमोस्ट 1 लाख ओहम्स। 10th न्यूमेरिकल है एक अब ये एवोमीटर का न्यूमेरिकल है। एक एवोमीटर की डायग्राम दिखा दी गई है और वो कहता है कि इसमें आपने गैल्वानोमीटर को कन्वर्ट करना है एक मल्टी रेंज एम मीटर में, और वो मल्टी रेंज कितनी होनी चाहिए, 10 एम्पेयर या 100 एम्पेयर या 1 एम्पेयर। तो तीनों के लिए आपको अलग अलग निकालनी होगी शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। तो सबसे कम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू किसके लिए निकलेगी, 100 एम्पेयर के लिए, क्योंकि मैंने अभी बोला कि शंट रेजिस्टेंस जितनी कम होगी एमीटर की रेंज उतनी ज्यादा होगी। तो ये पहले R1 कह लेते हैं इसको हम शंट रेजिस्टेंस को, और इसके लिए ये वैल्यू पुट करते हैं। देखिए ये R2 यानी 10 ओहम के लिए और ये R3 यानी 1 ओहम के लिए, सॉरी 1 ओहम कह रहा हूं, 1 एम्पेयर 10 एम्पेयर और ये R1 100 एम्पेयर। तो शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पहले 100 एम्पेयर के लिए। तो 100 एम्पेयर के अगर रेजिस्टेंस में कन्वर्ट करना है और हमने वैल्यू पुट की तो ये 0.001 हो गई, यानी 0.1 मिली ओहम तकरीबन। और R2 यानी 10 ओहम का, ये देखें 10 सॉरी एम्पेयर का
अगर हमें कन्वर्ट करना है तो फिर ये वैल्यू पुट की और ये 0.001 हो गई। उसमें देखें 3 जीरो है पॉइंट के बाद, इसमें 2 हैं। और इसी तरह अब R3 निकालेंगे तो ये 0.01 हो गई। तो मैंने आपको पहले बोला कि जितनी शंट की वैल्यू कम होगी एमीटर की रेंज उतनी ज्यादा होगी। ये देखें 1 ओहम के लिए 0.01 है, 10 ओहम के लिए 0.001 है और 100 एम्पेयर के लिए 0.0001 है। तो जितनी ज्यादा रेंज का एमीटर होगा शंट की वैल्यू उतनी छोटी होगी। ये बात साबित हो रही है यहाँ। तो आज के लिए ये हमारा टॉपिक यहाँ पे एंड होता है। नेक्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के न्यूमेरिकल लेकर हाजिर होंगे।